नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर की मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में। देखो, स्पेंसर ने समाज के दो रूपों की कल्पना की है। कौन कौन से? एक है सैनिक समाज यानी मिलिटेंट सोसाइटी, सेकेंड है औद्योगिक समाज मीन्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और उनकी ये समाज के दो रूपों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब समाज कैसे बना, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, वो स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ कैसे ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ या उसके विकास कैसे हुए, पहले लोग कैसे रहते थे, टाइम के साथ चीज़ें कैसे बदली, फिर समाज का, राजनीति का कैसा स्वरूप हुआ, इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने इन दो प्रकार के समाजों की कल्पना करी थी। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। इनका जन्म 1820 और मृत्यु 1902 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। और ये उन विद्वानों में से एक थे जिन्होंने पुरानी शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पे समाज का विश्लेषण किया था। मीन्स समाज का विकास ठीक वैसे ही हुआ था जैसे ह्यूमन बॉडी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली। पहले एक सेल, फिर धीरे धीरे उस सेल से बहुत सारे सेल्स बने, बॉडी के ऑर्गन्स बने, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स बने, एंड देन वो सारे मिलके एक साथ एक ह्यूमन बॉडी को चलाते हैं। ठीक इसी तरह सोसाइटी में भी चीज़ें धीरे धीरे बननी शुरू हुई। चीज़ें एक साथ मिलके, संस्थाएं, विभिन्न समूह, संगठन आपस में जुड़े, उन्होंने अपने अपने कार्यों को बांटा और अपने अपने विशिष्ट कार्यों में एक्सपर्ट थे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को चला रहे थे। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी और अंतःक्रिया के द्वारा पूरी सोसाइटी एक साथ मिलके वर्क करती थी, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। तो हर्बर्ट स्पेंसर के सावी सिद्धांत में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी हुई है। आज हम देख लेते हैं इनके दो टाइप्स जो इन्होंने सोसाइटी के बताए हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज और सैनिक समाज के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इन्होंने सोसाइटी को देखा कैसे, सोसाइटी में लोगों को कैसे इन्होंने देखा। इनके हिसाब से जो विकास है या डेवलपमेंट है या लोगों में जो चेंजेस आए वो कैसे हुए। स्टार्टिंग में इनके अनुसार समाज खाना बदोश झुंडों के रूप में रहता था। वहाँ पे कोई सीमाएं निश्चित नहीं थी, लोग बिल्कुल अभिन्न रहते थे। और ऐसा नहीं है कि ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, या आप यहीं तक रह सकते हो, नहीं। लोग समूह में तो रहते थे, पर वो खाना बदोश झुंड के रूप में रहते थे। मतलब वो एक साथ कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, कोई एक उनका निश्चित स्थान नहीं था। ना ही वो भिन्न भिन्न थे कि ये यहाँ पे बटे हुए हैं, ये यहाँ पे बटे हुए हैं, नहीं, सब एक साथ रहते थे, झुंड के ही रूप में रहते थे। बट धीरे धीरे चीजें बदली, समय बदला। और कौन सा समय आ गया? युद्ध काल। युद्ध काल में क्या होने लगा? लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, उनमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो एक निश्चित स्थान पे रहें, वहाँ वो सही तरीके से रहें, उनके समूह में कोई एक मुखिया हो, कोई एक नेता हो, और जो ये बाहरी आक्रमण उनकी तरफ हो रहे हैं उन्हें उनसे बचाए। मतलब सार्वजनिक अधिसत्ता मीन्स पब्लिक अथॉरिटी और राजनीतिक संगठन का प्रारंभ होना शुरू हुआ। कौन से काल में? युद्ध काल में। जब आक्रमण होने लगे, लोग इधर उधर से आके वहाँ के नेटिव लोगों को अटैक करने लगे, जो जहाँ पे पहले से ही रहते आए हैं, जिनका वो स्थान रहा है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या? एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे पब्लिक एक्सेप्ट करती है कि आप हमें लीड करोगे, या उनमें से जो कोई एक नेता चुना गया है जिसके पास प्राकृतिक शक्ति है या जो अधिक कार्यकुशल है, जिसमें ये गुण ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। मीन्स वो उनका मुखिया होगा, वो उनका नेता होगा, वो उनका युद्ध नेता होगा, यानी लीडर होगा, वो उन्हें लीड करेगा। तो पब्लिक अथॉरिटी और जो राजनीतिक संगठन का प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू हुआ? युद्ध काल में। क्यों? क्योंकि बाहर से अटैक होने लगे, तो लोगों को उनकी सुरक्षा का ख्याल आया, ध्यान आया, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपना एक योग्य, एक अधिक कुशल, जो उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो ज़्यादा समझदार है, जिसे पता है कि उस कैसे लोगों को सेफ्टी से रख रहा है, उसको चुना। और उस नेता की अधीनता में लोग रहने लगे। और चूंकि वो युद्ध नेता था, क्योंकि युद्ध के काल में ये सारी चीज़ें उभरनी शुरू हुई, तो मेनली सारी सोसाइटी कैसी हो गई थी? मिलिटेंट सोसाइटी मीन्स सैनिक समाज। तो अगर हम बात करें मिलिटेंट सोसाइटी अर्थात सैनिक समाज के बारे में, तो देखो,
सैनिक समाज ऐसा समाज था जो मुख्य रूप से युद्ध, रक्षा और विजय पर आधारित होता था। नाम से ही आपको पता चल रहा है सैनिक समाज, अर्थात वहाँ पे जो भी क्रियात्मक शक्तियाँ हैं, वो किसकी सुविधाओं के लिए काम करती हैं? सैनिकों के लिए। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें कार्य करेंगी उस समाज को चलाने के लिए जितनी भी क्रियात्मक शक्तियाँ मीन्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो वहाँ पे काम कर रहा है उस सोसाइटी में, वो किस लिए काम कर रहा है? सैनिकों के लिए। उनके क्रियाकलापों का बोलबाला था, वो किस प्रकार अच्छे से रहें, उनकी स्थिति कैसी रहे, वो कितने मजबूत रहें, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था सैनिक समाज में। क्यों? क्योंकि वो युद्ध काल था और युद्ध में अपनी रक्षा, अपनी जनता की रक्षा, अपने समाज की रक्षा और साथ ही साथ विजय प्राप्त करना, ये मेन चीज़ें होती थीं। और अगर हम बात करें व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत धर्म या उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट या पर्सनल टाइप की चीज़ें कुछ नहीं होती थी, या आप ये बोलो पूर्ण स्वतंत्रता वहाँ पे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान या स्थान समझ लो ना के बराबर हो, ऐसी स्थिति होती थी। कौन से समाज में? सैनिक समाज में। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। और अगर हम बात करें सैनिक समाज की विशेषताओं की, तो आप इससे अच्छे से आइडिया लगा लोगे एग्जैक्टली सैनिक समाज होता क्या था। देखो, वहाँ पे कंपल्सरी कोऑपरेशन होता था, मतलब अनिवार्य सहयोग। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी इच्छा से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो नहीं। लोग जो थे वो राज्य या शासक के आदेश से काम करते थे, उनकी व्यक्तिगत इच्छा महत्वपूर्ण नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ही सैनिक समाज था, मिलिटेंट सोसाइटी थी। तो वहाँ पे मिलिटेंट या आपका जो शासक है या जो आपका राजा है या जो आपका नेता है, उसके अनुसार आपको काम करना है। अगर उसे लगता है कि सोसाइटी में अभी सबके सहयोग की ज़रूरत है, तो आपकी इच्छा हो ना हो, आपसे वो फ़ोर्सफुली जबरन आपसे सहयोग करवा सकता है। तो सोसाइटी कैसी थी? अनिवार्य या जबरन सहयोग वाली सोसाइटी थी। सेकंड चीज़ क्या? केंद्रीय सत्ता, मतलब सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी का सिस्टम था। वहाँ पे एक मजबूत राजा या सैन्य शासक शासन करता था। जैसा कि हमने बात करी, युद्ध काल में क्या होता था? एक नेता चुन लिया जाता था। तो जो सत्ता थी वो केंद्रित थी किसी एक हाथ में, चाहे वो शासक हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नेता हो, जो भी हो, ये पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करता था। और लोग से क्या उम्मीद की जाती थी? उनसे उम्मीद की जाती थी कठोर अनुशासन और वफादारी की। मतलब सोसाइटी में क्या चीज़ें देखने को मिलती थी? डिसिप्लिन और आज्ञा पालन का सिस्टम होता था। और समाज का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? जीवन यापन तो करना ही करना है। मेन क्या होता था? युद्ध प्रधानता होती थी। समाज का उद्देश्य होता था युद्ध करना या अपने आप को दूसरे के आक्रमणों से बचाना, सुरक्षित रखना खुद को। तो मेनली अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करें सैनिक समाज में, तो आप देखोगे जब सारी चीज़ें युद्ध के अकॉर्डिंग सैनिक समाज, सैनिक, राजा या शासक या सुरक्षा इन सब पे आधारित होगी, तो वहाँ पे उत्पादन का बड़ा हिस्सा युद्ध और सेना के लिए होता था। मतलब अगर यहाँ पे ये पूरी सोसाइटी है, यहाँ पे इतनी अच्छी खासी उत्पादन क्षमता है, आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी खासी मजबूत है, फिर भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा सोसाइटी का किसके लिए होता था? वो होता था युद्ध और सेना के लिए, कि अगर युद्ध की कंडीशन हुई तो उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए अलग से सब चीज़ें सेव करके रखो और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ें नियोजित की जाती थी किसके अकॉर्डिंग? सैनिक की सुख सुविधाओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल मध्यकालीन सामंती राज्य, मतलब जब मिडिवल एज चल रहा था उस टाइम पे जो राज्य थे या जो देश थे या जो स्टेट्स थे, उसकी जो कंडीशन थी वो एक तरह से एग्जाम्पल है सैनिक समाज का। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। औद्योगिक समाज जो है एक ऐसा समाज है जो मुख्य रूप से किस पे आधारित होता है? शांति, व्यापार और स्वेच्छा से सहयोग पर। पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी कि वहाँ पे सहयोग स्वेच्छा से ना होकर जबरन का होता है। मतलब अगर राज्य के जो शासक हैं या जो राजा हैं, उनका आदेश है कि आपको सहयोग करना है तो आपको आना है सामने, आपकी इच्छा हो या ना हो। बट जब आप बात करते हो औद्योगिक समाज, ये बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी टाइप का हो जाता है, क्योंकि मिडिवल एज के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, कल कारखाने, मिलें, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई। तो अगर हम औद्योगिक समाज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी? सबसे पहला है वहाँ पे स्वैच्छिक सहयोग देखने को मिलेगा, वॉलंटरी कोऑपरेशन।
लोग आपसी समझौते और अनुबंध के आधार पे मिलकर काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, डील्स होती हैं, प्लानिंग होती है। ये होता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे चीज़ें या कंस्ट्रक्शन हमें करवानी है, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है या आपको इसमें सपोर्ट करना है। तो मेनली लोग समझौते और कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के आधार पे मिल के काम करते हैं और शांति से व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं अपने। सेकेंड विशेषता है विकेंद्रीकृत सत्ता, अर्थात टोटल कंट्रोल सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होता है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चरण पे विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था में छोटे छोटे क्षेत्रों में भी लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो जाके उनकी बातें आगे रखता है। ऐसे ऐसे कर करके जो सत्ता है वो विकेंद्रीकृत है, अर्थात किसी एक के अंडर में सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे क्या होता है, सरकार की शक्ति सीमित होती है, मतलब वही पूरा कंट्रोल नहीं करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, मतलब वो चुनेगा अपना नेता, वो देखेगा कि कौन उसके एरिया को अच्छे से डेवलप कर सकता है या उनके अकॉर्डिंग चला सकता है वहाँ का सिस्टम। तो जहाँ पे आप बात करते हो सैनिक समाज की सत्ता की, जो कि है केंद्रीकृत सत्ता, और जब आप बात करते हो औद्योगिक समाज की तो वहाँ पे आ जाती है विकेंद्रीकृत सत्ता, डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम। थर्ड है व्यक्तिगत अधिकार। पिछली स्लाइड में ही हमने बात करी थी, सैनिक समाज में कोई व्यक्तिगत संपत्ति, प्रॉपर्टी या कोई पर्सनल किसी का रिलीजन, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। बट जब आप आ जाते हो औद्योगिक समाज की तरफ तो वहाँ पे बोलने की आज़ादी है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत कोई संपत्ति है, मतलब वो रहेगा। वो चीज़ आपको फ्रीडम औद्योगिक समाजों में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशेषता की तो क्या है, शांति और व्यापार पर जोर। युद्ध के बजाय आर्थिक प्रगति और आपसी सहयोग पर ध्यान दिया जाता है। अगर अभी की आप बात करो तो फोकस क्या होता है सोसाइटीज़ का या कंट्रीज़ का, कि वो खुद को डेवलप करें, जितना से जितना अधिक से अधिक वो कर सकें, अपनी आर्थिक प्रगति करें, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ने में उनका ध्यान रहता है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि यहाँ पे चीज़ें बदलनी शुरू हुई। ये नहीं कि अपने आप को बढ़ाना है या उसके ऊपर आक्रमण करना है या वो मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा इसी डर में जी रहे हैं, नहीं। लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा विकसित करने का प्रयास करते हैं, प्रगति करने का प्रयास करते हैं। मेनली फोकस किस पे होता है, शांति और व्यापार पे, अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मजबूत करने में। और अगर अर्थव्यवस्था की स्पेसिफिक बात करें तो वो कैसी होती है, बाजार और मांग पूर्ति पर आधारित होती है, ना कि अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग कहाँ पे जाता है, सैनिक सेवाओं में या सैनिक की आवश्यकताओं की पूर्ति में। और औद्योगिक समाज का सिंपल उदाहरण क्या है, आधुनिक पूंजीवादी लोकतंत्र, जैसा कि 19वीं शताब्दी का ब्रिटेन का था। देखो ब्रिटेन ने कॉलोनियल अपना एरा जो बिताया था उसमें वो क्या कर रहे थे, दूसरे देशों को कंट्रोल करते थे। पर वो खुद किस तरह रहते थे, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुके थे, तो वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। बट ये जिन जिन को कंट्रोल कर रहे थे, जिन जिन देशों में शासन कर रहे थे, वहाँ पे स्थिति कैसी थी, उनको हमेशा ये रहता था कोई ना कोई उनके ऊपर आक्रमण कर देगा। मेडिवल टाइम में आप देखते हो तो मुगलों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता था, कभी इस कंट्री पे कभी उस कंट्री पे, या वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। तो मेनली अगर हम बात करें इन दोनों में मुख्य अंतर की, तो सहयोग कैसा था, औद्योगिक समाज में है शांति, स्वेच्छा और अनुबंध पे आधारित, और सैनिक समाज में क्या है, जबरन या बलपूर्वक सहयोग देखने को मिलता था। सेकंड चीज़ अगर आप ध्यान दो कि सत्ता कैसी थी, बिल्कुल अपोजिट अपोजिट। सैनिक समाज में तो केंद्रित थी सत्ता, राजा के हाथ में शासन होता था या सैन्य शासन जो सेनाएं करती थी उन पर होता था, या उनका अधिकार होता था कि वो डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। बट जब आप बात करते हो औद्योगिक समाज की तो वहाँ पे विकेंद्रीकृत सत्ता देखने को मिलती है। और लक्ष्य अगर हम बात करें दोनों सोसाइटी की तो यहाँ पे लक्ष्य होता है औद्योगिक समाज में शांति, व्यापार, अपनी प्रगति, अपना विकास, लोगों की स्थितियाँ मजबूत करना, लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना। बट जब आप बात करते हो सैनिक समाज की तो वहाँ पे क्या होता है, लक्ष्य युद्ध करना, विजय प्राप्त करना, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना या अपने आप को, अपने लोगों को सुरक्षित बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। औद्योगिक समाज में अधिक होती है, जबकि
आप जब बात करते हो सैनिक समाज में तो वहाँ पे वो चीज़ें सीमित या कम होती हैं, यानी औद्योगिक समाज में स्वतंत्रता आपको अधिक मात्रा में दिखेगी। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये बाजार पे केंद्रित होती है, व्यापार पर आधारित होती है। और सैनिक समाज में ये चीज़ सेना योद्धा पर आधारित होती है कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो भी आप सैनिकों की ही चीज़ों को देखोगे, अपनी सेना को ही मजबूत करोगे। युद्ध की परिस्थितियाँ होंगी तो आप क्या करोगे, उस पे ज़्यादा फोकस होता था। और दूसरी तरफ औद्योगिक समाज में अपने ही अर्थव्यवस्था को और कितनी मजबूती से बढ़ाया जाए, व्यापार को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आधारित होती है। तो आई होप अब आपको औद्योगिक समाज और सैनिक समाज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ये दो टाइप क्यों बताए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेंसर का मानना क्या था, जो समाज होता है वो सैनिक समाज से औद्योगिक समाज के रूप की ओर बढ़ता है। मतलब जो अगर आप देख रहे हो सोसाइटी का टाइप दोनों, वो चेंज के थ्रू पहुंचता है। ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। स्टार्टिंग में शांति या व्यापार को महत्व नहीं दिया जाता था, बट जब धीरे धीरे समय बदले, युद्ध काल से चीज़ें आधुनिक काल की तरफ बढ़ी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का बोलबाला देखने को मिला। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही टाइप मिलेंगे सोसाइटी के, या यही टाइप ही होते हैं, नहीं। आपको वास्तव में अधिकांशतः समाजों में दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। मतलब अगर अभी आप करंट में बात कर रहे हो तो लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेनाओं को भी मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। ये दोनों ही ताकतें मिलके उनका विकास या उनके देश का विकास करने में सहायता करेंगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक कोई पक्ष कि आप सेना को मजबूत कर लो, आप विकसित हो जाओगे, या आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे, या आपका कंट्री प्रोग्रेस करेगा, नहीं। या सिर्फ अर्थव्यवस्था को देखोगे तो बाहरी आक्रमण का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। तो इसलिए वास्तव में दोनों ही तरह के गुण आपको आजकल की सोसाइटीज़ में देखने को मिलेंगे। ये स्पेसिफिक हर्बर्ट स्पेंसर की जो कल्पना थी उसके आधार पर हमने बात करी कि उन्होंने बताया कि समाज जो है वो सैनिक समाज से धीरे धीरे विकसित होकर औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ा था। और इस सब के बारे में उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में बताया था। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।